अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अली लारिजानी उन्होंने ख़बरदार किया है कि अमेरिका एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है 9/11 की तर्ज पे, और इसका इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है एप्स्टीन नेटवर्क की बाक़ियात पर। और एप्स्टीन नेटवर्क के बारे में आपको इल्म होगा कि दुनिया की इलीट, रूलिंग इलीट जितनी भी है, रॉयल फैमिलीज़ हों, बिलियनर्स हों, टेक बिलियनर्स हों, असले के ताजिर हों, पॉलिटिशियंस हों या मीडिया के बड़े बड़े लोग हों, वो सब उस नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं और उसको मोसाद चलाती थी और मोसाद चलाती रही है। और 9/11 के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज़ माजी में गश्त करती रही हैं कि 9/11 भी ख़ुद करवाया गया था ताकि मुसलमान मुल्कों पर हमला करने का बहाना ढूंढा जा सके। और इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स बनी 9/11 के बारे में। उसी को रेफ़र किया है अली लारिजानी ने, इसलिए कि जो एप्स्टीन फाइल्स है उस पर भी ये जिक्र आया है 9/11 का, और उससे जिससे ये तक़वियत मिलती है इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कि 9/11 वाज अ फॉल्स फ्लैग और ये मैनेज किया गया था। तो अब उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिका जो कि जंग में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सका और वो चाहता है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन उनके साथ हो, मज़ीद पैसा कांग्रेस चाहिए इस जंग को लड़ने के लिए, क्योंकि जंग लंबी हो गई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर फ़िज़ा बनाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए जिससे अमेरिकन पब्लिक ईरान के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, और ये वो चाहते हैं। ये अली लारिजानी ने कहा है। इसमें कितना सच है ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ही दिन पहले हमने इस खबर देखी कि अमेरिका के अंदर से 3 या 4 ड्रोन्स मिसिंग हैं और अमेरिकन अथॉरिटीज़ शक का इज़हार कर रही हैं कि वो किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि 9/11 ना हो और एप्स्टीन नेटवर्क की जो बाक़ियात हैं वो इस जंग को ख़त्म करने पर तवज्जो दें, ना कि बढ़ाने पे। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, गल्फ़ में जंग, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है और उसके दरमियान जो अरब ममालिक भी उसकी लपेट में आ चुके हैं, उससे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं। और पाकिस्तान में माफ़ कीजिएगा, एक ख़बर में पढ़ रहा था अभी कि पाकिस्तान में जो एयरलाइंस आ रही हैं उनको ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है जहाज़ों का, वो दूसरे मुल्कों से लेके आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी कमी हो रही है। पहले ही पाकिस्तान में तेल की कमी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्राम होम शुरू हो चुका है और फ्यूल प्राइसेस बढ़ा भी दी गई हैं ताकि लोग कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मईशत पे जो असरात हो रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं इन गल्फ़ स्टेट्स में जो इस वक्त जंग की लपेट में आ चुकी हैं। वो वहाँ से पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेज आती हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानीज़ ने, अमीर पाकिस्तानियों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इन दोनों इकसाम के पाकिस्तानियों के मईशत का और उनके फ्यूचर का इन्हिसार इस जंग के ख़त्म होने पे है, और उसके असरात, अगर जंग लंबी हुई तो पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात आएंगे, इस पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, और डॉक्टर फ़ारूक सलीम जो माहिर मईशत हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की जंग जारी है, मुसलसल पाकिस्तान हमले कर रहा है, और एक दिन पहले जो हमले हुए हैं उसमें बहुत नुकसान किया है तालिबान रजीम का, और उनका जो असरे और टेक्निकल उनकी जो सहूलियात थी और वहाँ पे, इस पर बात करेंगे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब से जो दिफाई तजियाकार है। उनसे ये भी पूछेंगे कि अमेरिका कितनी देर तक इस मशरिक़ वस्ता की जंग को सस्टेन कर सकता है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ट्रंप इत्तेहादी का इस्लामोफोबिया। लॉरा लूमर जो इंडिया के दौरे पर हैं, एक अमेरिकी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की इत्तेहादी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टिविस्ट हैं सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की, और लेकिन उनका इस्लामोफोबिया कितना है, मुसलमानों के कितना ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इंडिया में बड़ा टफ़ टाइम मिला है। इस पर बात करेंगे आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। राना एहसान अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। डॉक्टर फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फ़ारूक साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ क्योंकि बाद में फिर राना एहसान साहब उसका रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। आपके ख़्याल में इस वक्त सिचुएशन जो है पाकिस्तान की मईशत की इस जंग की वजह से, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं कि क्या मनफी असरात अभी तक क्या आ रहे हैं और फ्यूचर के चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, हमारा जो खासा बैरूनी सेक्टर है
एक्सटर्नल अकाउंट जिसको कहते हैं, वो उसका इन्हिसार जो है वो रेमिटेंसेस के ऊपर बेतहाशा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि लास्ट ईयर कोई $38 बिलियन जो हमारे वर्कर्स बाहर काम करते हैं उन्होंने पाकिस्तान वापस भेजा, और उसी के जोर के ऊपर हमारा तकरीबन सारा का सारा एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है। अब वो 38 बिलियन में से लगभग नहीं तो 28-30 अरब डॉलर वो गल्फ कंट्री से आता है, और 9 से 10 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया से, 8 से 9 अरब डॉलर यूएई से। जो हालात जिनका जिक्र आपने भी किया, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि उनकी इकॉनमीज स्लो डाउन कर जाएंगी जंग के फौरन बाद। खदशा इस चीज़ का है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बैरूनी ममालिक से, खासतौर पे गल्फ कंट्री से आता है, उसमें कमी वाक़ हो जाएगी। ये भी मुमकिनात में से है कि अगर वहाँ इकॉनमी स्लो डाउन करती हैं, इस वक्त हमारे कोई 65-70 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं, उनमें से कहीं 5-10% को कहीं जॉब ख़त्म हो जाए, उनको वापस पाकिस्तान आना हो, तो फिर उस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी जब करंट अकाउंट मंफी में जाना शुरू हो जाए। दूसरी चीज़ है ऑयल का बोझ, उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है। हमारे यहाँ हम रूल ऑफ थंब इस्तेमाल करते हैं कि अगर $5 इजाफा होता है आलमी मंडी में, तो पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन का टीका लग जाता है। अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 20, 25, $30 का इजाफा होगा तेल की कीमत में, तो आप सोचिए कि 7-8 बिलियन डॉलर तक का पाकिस्तान को झटका लग सकता है। ये सब बातें उस पर डिपेंड करती हैं कि ये जंग कितनी देर तक जारी रहती है और तेल की कीमत को क्या होता है। और तीसरा आपने जिक्र किया उसका कि ये अफगानिस्तान के साथ हमारी ये जंग चल रही है, और बदकिस्मती ये है कि वो दो प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसी के दौरान हमारी अफगानिस्तान से जंग चलती है। मैं पहले ये समझ बैठा था कि शायद ये जंग जो है ये इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ी जा रही है, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट जंग है, और अब मुझे मालूम हुआ है कि इसका खर्चा जो है ये बड़ी महंगी पड़ती है। लगभग 50 से 55 मिलियन डॉलर का तखमीना मेरे तक पहुंचा है रोजाना की बुनियाद पर। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस है आपका। ठीक है राणा साहब, आपने चैलेंजेस सुने, तो क्या हुकूमत ने कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी, हमें पता नहीं चला, हो सकता है बनाई हो, हमें नहीं पता चला, आप ज़रा बताएंगे कि अगर हमारा बजट ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो हमारे पास क्या तरीक़ाकार है उसको बेहतर करने का, और जो चैलेंजेस जिनका डॉक्टर फारूक ने जिक्र किया है वो कैसे हम मीट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे एक कमेटी तश्कील दी जिसमें जितनी भी आपकी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें आपकी फाइनेंस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज़ है, फूड सिक्योरिटी की है, पावर डिवीज़न है, पेट्रोलियम है, वो डेली बेसिस पे इन चीज़ों को रिव्यू कर रही है, स्टॉक टेकिंग कर रही है कि आपकी एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ओवरऑल जायज़ा लेके कि हमें क्या पॉलिसी ट्वीक्स करने की ज़रूरत है। एक तो इसका आपने कहा कि हमने क्या प्लान बनाया, तो हम इसको चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ फैसला साजी भी कर रहे हैं, और जहां हमें पॉलिसी ट्वीकिंग की ज़रूरत है हम वो भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको वन बाय वन अगर ले लें तो बिल्कुल देखें, ये कितनी देर चलती है जंग, उस पर उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रेमिटेंसेस पे आएगा। और फिर ये जितनी भी इकोनॉमीज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत, बहरीन, जहां एक बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा बैठा है, तो इन सारी इकोनॉमीज पे कितना इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली ये इकोनॉमीज भी फाइट करेंगी कि ये सस्टेन करें और वॉर के बाद ये अपना मोमेंटम जो है वो जारी रखें, और उसके लिए उनकी हुकूमतें कोशिश करेंगी। तो ये एक ज़रूर इम्पैक्ट है कि अगर हमारी रेमिटेंसेज हर्ट होती हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके एक्सटर्नल साइड पे आएगा, लेकिन ये भी देखने को है कि क्या होता है, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ तक पेट्रोलियम प्राइसेस की बात है,
आपको पता है कि हमने जो प्रोजेक्शंस की हैं कि अगर $85 का क्रूड एवरेज करता है अगले 4 महीने, इस फाइनेंशियल ईयर में 4 महीने रह गए, तो हमें कोई $1.5 से $2.5 बिलियन तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके लिए ऑलरेडी इकदाम ले लिए गए, आपने कंजर्वेशन और ऑस्टेरिटी के मेजर्स उठा लिए हैं। अब इसी तरह बेल्ट टाइटनिंग भी हुकूमत ने और चारों सूबों ने मिलकर की है कि हम अगर कोई इम्पैक्ट आता है नेगेटिव, तो उसको हम अब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं या उसको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो वो प्लान तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। जहां तक सप्लाई डिसरप्शंस की बात है, वो हमने उसको अरेंज कर लिया। प्राइसिंग इशू है, हमने प्राइसेस जो हैं वो पास ऑन की हैं, लेकिन अभी रिसेंटली भी 40-50 रुपए की प्राइसेस इंक्रीज करी थी जो हमने पास ऑन नहीं की, और उनको हम अपनी बजटरी एलोकेशन या इसी तरीके से पीडीएल के जरिए उसको हम जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे मीडियम टर्म पे भी सस्टेनेबल नहीं करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अच्छा, मैं देख रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने प्राइसेस तो पास ऑन फौरन कर दी, बल्कि अभी इम्पैक्ट आया भी नहीं था। वो तेल पहले ख़रीदा हुआ था हमने कम कीमत पे, जिस पे आपने प्राइसेस बढ़ा दी, उससे कुछ कंपनीज को फ़ायदा भी पहुंचा और ये बात लोग कर रहे हैं। लेकिन जब आपसे दूसरी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप कहते हैं अभी हम असेस करेंगे, अभी देखेंगे, अभी क्या हो रहा है, शायद जंग रुक जाए, शायद जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये क्या वजह है? ये दो अलग अलग किस्म के सोच हुकूमत में क्यों है? फॉर एग्जांपल मैं कल पढ़ रहा था कहीं पे कि एक गल्फ़ कंट्री, चले मैं नाम नहीं लेता, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स या होटल इंडस्ट्री की, कुछ टूरिज़म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ आउटलेट्स बंद हो गए हैं, और जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, जिसमें बहुत सारी तादाद पाकिस्तानियों की थी, उनको कह दिया गया कि आप जाएँ। तो एक ये वो वर्कर हैं जो पाकिस्तान के गरीब तबके से जिनका ताल्लुक़ होता है, वहाँ जाते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसे भिजवाते हैं। अब ये बेरोज़गार अगर वापस पाकिस्तान आना शुरू हो गए तो उनके लिए यहाँ पे कोई आपने सोचा, स्ट्रेटजी बनाई, या अभी बस आप असेस ही करते रहेंगे कि चलें जब आना शुरू हो जाएंगे, जब 2, 10, 15 लाख आ जाएंगे, फिर हम बनाएंगे स्ट्रेटजी? और दूसरी तरफ क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अमीर लोग वहाँ पैसा लेके गए हैं, वो पैसा वापस पाकिस्तान आएगा और उसको यहाँ पे किसी बेहतर तरीके से उसके इस्तेमाल के लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी? अच्छा, नंबर एक, हमने किसी जो है OMCs को मुनाफा नहीं पहुंचाया। हमने उसी फार्मूले के तहत रिवाइज हुई हैं कीमतें जो हमेशा से चला आ रहा है। सिर्फ हमने वीकली रिवीजन की है बजाय के फोर्टनाइटली। और ये जो पहले वीक में जो इंक्रीज आया था ऑयल प्राइसेस, वो हमने पास ऑन किया, और जो दूसरे वीक में इंक्रीज आया था प्राइसेस का, वो हमने पास ऑन नहीं किया। तो ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि, और ये जो आपको लग रहा है कि उनको कोई स्टॉक्स में बेनिफिट हो गया होगा, वो ऐसे ना करें। आपने पहले वीक के शुरू में ही प्राइसेस बढ़ा दी, पहले वीक के शुरू में ही प्राइस को इतना फर्क नहीं पड़ा था, और दूसरे वीक में तो फर्क उतना ही है जितना पहले वीक में था। जो बढ़नी थी पहले वीक के आखिर में, वो अभी भी वही है, $100 के इर्द गिर्द ही है ना। मैं आपको बताता हूं, देखें अब तीसरा वीक शुरू हो रहा है जंग को, अभी $100, आज $100 पर बैरल है। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब हमने प्राइसेस इंक्रीज की थी तो एवरेज प्लाट्स के मुताबिक की थी, और उस वक्त टच की थी को 92-93 के ऊपर क्रूड ने, और आपका जो डीजल का क्रूड था वो $150 पर बैरल पे चला गया था, और पेट्रोल का क्रूड $106 पर बैरल पे चला गया था। और ये एवरेज आप लेते हैं, तो अगर आखिरी दिन ये प्राइसेस टच की थी, $150 डीजल का जो क्रूड, जो डीजल का प्लाट्स है, वो गया था पर बैरल। अभी भी उधर ही 170 के करीब होगा जो डीजल का आपका प्लाट चंद घंटों के लिए गया था। नहीं, चंद घंटों के लिए नहीं, अभी इट इज नहीं, वो मैं क्रूड की आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन हम लेते हैं जो प्लाट्स की एवरेज प्राइस होती है पेट्रोल की और डीजल की, उसके मुताबिक प्राइसेस का तयन किया जाता है, और हमने बिल्कुल एवरेज के मुताबिक किया था। और अभी जो इस हफ्ते की एवरेज है वो बड़ी है, और उसका इम्पैक्ट मिनिमम भी अगर आता है तो 30 से 40 रुपए आ रहा है, जो हमने अब्जॉर्ब किया है, वो पास ऑन नहीं किया। और ये ऐसे नहीं था कि हमने फौरन ही, वो थोड़ी सी बड़ी थी तो बढ़ा दी थी, आपकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ सकती थी, जिसको हमने इंश्योर किया कि ऐसा ना हो, और हमने जो इफेक्ट था उसको वीकली पास ऑन किया। और कोई जो ये स्टॉक होता है, डेड स्टॉक होता है, अगर आज आपको इसमें फायदा हुआ है तो कल ये प्राइसेस जब एडजस्ट होंगी तो ये रिवर्स हो जाता है फायदा, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करना होता है 20 दिन का। अच्छा, दूसरा आपने जो है वो पूछा, दूसरा आपका सवाल था कि वो जो लोग आ रहे हैं उनका क्या होगा। देखें ऑब्वियसली ये एक चैलेंज है, और ये इसके लिए कोई जॉब क्रिएशन फौरन नहीं की जा सकती। हुकूमत के पास ऐसे इकदाम नहीं है कि हम
फौरन ही कोई जॉब क्रिएशन, उनको जो लोग आ रहे हैं उनको कोई हम एडजस्ट करें, लेकिन हम उन ममालिक के साथ राब्ते में हैं। हम अपनी, आज आपने प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि मीटिंग की कि हम लोगों के पास जो सरप्लस कमोडिटीज हैं फूड सेक्टर में, हम उनके ऊपर राब्ते में हैं हर मुल्क के साथ कि हम अगर उनको ये एक्सपोर्ट कर सकें इस क्राइसिस के अंदर जहां फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, तो वहां हम इन कमोडिटीज को तो पाकिस्तान के पास मैं आपके लिमिटेशंस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखें लोगों के प्रॉब्लम्स भी तो रियल है ना। अब प्राइसेस आपने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और शायद बढ़ जाएंगी अगर ये जंग चलती रही, तो गुर्बत पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा है, मिट्टी के तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, पेट्रोल की भी तो ज़ाहिर, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगी, खुराक की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम हो जाएंगे, ये भी फोरकास्ट हो रही है। इस सारी सिचुएशन में अगर बेरोज़गारी भी बढ़ गई तो बनेगा क्या हमारा? थोड़ा सा कुछ तो आप बताएं कि हमारा क्या बनेगा, लोग क्या करेंगे? देखिए, इनको मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इंपोर्ट बिल के सर्ज करने से था, उसको हमने मिटिगेट करने के लिए ऑस्टेरिटी और ये सारे मेजर्स ले लिए। अब ये जंग है, इस जंग के अंदर एक क्राइसिस है, अगर तेल पीछे से महंगा हो रहा है तो हमारे पास उसको अब्जॉर्ब करने की एक लिमिट है, एक हद है, हम उसको एक हद तक कंट्रोल, चीजों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आता है। उस इम्पैक्ट को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? हम एक्सटर्नल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम इंडस्ट्री कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम राब्ते में हैं सारे सेक्टर्स के साथ और उनके साथ इंगेज कर रहे हैं। अगर कोई रूट एक्सपोर्ट का बंद हो गया है तो हम शिपिंग लाइन के साथ जो है वो राब्ते करके उनको स्मूथ शिपिंग के लिए इंश्योर कर रहे हैं। तो हम ओवरऑल गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव के बिल्कुल, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम पूरी इकोनॉमी को एलियनेट कर सकते हैं इस क्राइसिस से, या जो इसके जो शॉक्स आने हैं उससे हम इसको बिल्कुल जो है वो उसका इफेक्ट नहीं आने देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इससे पूरा रीजन इफेक्ट होता है और आप कुछ चीजों को तो मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन आप इस शॉक को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसके रिपल इफेक्ट आएंगे और उसके लिए हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक साहब, आपने सुनी सारी गुफ्तगू, आप बताइएगा कि क्या वाकई हुकूमत इतनी पाकिस्तान की अब मजबूर है कि जो भी असरात आएंगे उसको मिटिगेट नहीं किया जा सकता, जबकि हम देखते हैं कि IMF इज़ ब्रीदिंग डाउन आवर नेक, और ये इन्होंने अभी टैक्स रिफॉर्म्स वो मज़ीद चाहते हैं, उसमें टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब होता है पाकिस्तान में कि जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी शरीफ आदमी और ईमानदार आदमी, टैक्स पेयर जो हैं, वो मज़ीद टैक्स देंगे। तो फिर क्या ये जंग तो हमें बिल्कुल रगड़ देगी पाकिस्तान को? देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान से जो पैसा बाहर चला गया था, क्या जंग के बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाएगा? ये पैसा जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है और वो हमेशा इशारे देखता है कि इस हुकूमत के अंदर, इस मुल्क के अंदर क्या इशारे दिए जा रहे हैं। ये अभी रिसेंटली हमारी अदलिया ने एक इशारा दिया है और उन्होंने फैसला किया है कि नोटिस के बगैर किसी भी पाकिस्तानी बिजनेस के ऊपर FDR वाले जो है वो छापा डाल सकते हैं, छापा मार सकते हैं। तो ये इशारे तो बहुत नेगेटिव, इस इशारे के नतीजे में कोई पैसा वापस आने वाला नहीं। दूसरा इशारा जो है वो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने खुद से ऐलान किया कि वो नेट मीटरिंग से वो पत्नी किसी और मीटरिंग पे जा रहे हैं। उसका इशारा ये बनता है, जो आलमी कैपिटल है मुल्क के बाहर, वो ये देखता है कि अगर आप हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुआहदा कर लें तो साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो यूनिलैटरली अपना मुआहदा आपके साथ तोड़ देगी। आप पाकिस्तान आ जाएं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें, उस मुआहदे के तहत हुकूमत मुआहदा तोड़ देगी। और ये इंप्रेशन और ये इशारिया जो है, ये हुकूमत ने जो नेट मीटरिंग के हवाले से किया, वो आलमी दुनिया में जाता है। तो कैपिटल इज रियली वेरी सेंसिटिव इन इशारियों के ऊपर, और वो इन इशारों के ऊपर चलती है कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। मेरा खदशा ये बन रहा है अफतार साहब के एक्सपोर्ट तकरीबन फ्लैट जा रहे हैं। अब अगर रेमिटेंसें भी नीचे गिर जाती हैं, अप्रैल के महीने में $1 बिलियन का एक यूरो बॉन्ड है जो ड्यू हो रहा है, जो हमने पेमेंट करनी है। सऊदी अरेबिया के हवाले से उनका कोई 3-4 अरब डॉलर ऐसा है जिसके ऊपर उन्होंने 72 आवर का नोटिस लगा रखा, यानी कि 72 घंटे में अगर वो डिमांड करें तो हमने वापस करना होगा। तीसरा मामला IMF वाला है कि 2 हफ्ते मुज़ाकरा जारी रहे
और उसके बावजूद वो स्टाफ लेवल वाला एग्रीमेंट जो है वो हम साइन नहीं कर सकते। तो मामला बड़े सीरियस हैं और हुकूमत को सीरियस लेने होंगे और हुकूमत को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी होगी इससे पहले कि वो सारे वाक़यात या जिनका हमें खदशा है उससे पहले कोई इक़दाम उठाने हों। क्या इक़दाम उठाने चाहिए हुकूमत को आपके ख्याल में? देखिए, एक तो जो हमारा ऑयल प्रिजर्वेशन वाला प्लान है वो ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई ज़्यादा जो है सख्त इक़दाम उठाने हों। जो हमारे हुकूमत के ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो अभी सिर्फ सिंबॉलिक हैं। वो सिंबॉलिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पैगाम हुकूमत ये दे रही है कि ये आपके ऊपर तो बोझ बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, लेकिन हम तैयार खड़े हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये कर देना कि 2 महीने की काबीना की तनख्वाह वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपया बन जाएगी, 50% पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह वो कोई 20-25 करोड़ रुपया बन जाएगी, 2 दिन की तनख्वाह 20 ग्रेड के ऑफिसर्स की वो कोई 4-5 करोड़ रुपया बन जाएगी। तो ये मिला जुला के कोई 30 करोड़ रुपया बन जाएगी। और जो हुकूमत का रोजाना का ऑयल का बिल है, जो तेल उनके कारों में बढ़ता है, वो भी 30 करोड़ रुपया यौमिया है। तो वो जो क्वांटिफिकेशन है जो सामने आ रहे हैं हुकूमती इक़दाम के नतीजे में, वो बहुत इमटीरियल है, रेलेवेंट है। ठीक। आखिर में राना एहसान साहब फरमाएंगे आपके जो कहा है डॉक्टर फारूक सलीम ने, उन्होंने कहा कॉस्मेटिक्स हैं ये, तो ब्रीफली जरा बता दें, टाइम हमारे पास कम है, कि क्या हुकूमत इससे आगे जाएगी? सबसे पहले तो हमारे इस वक्त जो रिजर्व्स हैं वो पिछले 4 साल के हाईएस्ट रिजर्व्स हैं। 21.6 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम IMF के साथ बिल्कुल इंगेज कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा खतरा IMF के प्रोग्राम में नहीं नजर आ रहा कि वो सैबोटाज हो जाएगा या वो आगे चल नहीं सकेगा। तो हम वहाँ कंफर्टेबल हैं। इस वक्त तक आपकी एक्सटर्नल साइड कंफर्टेबल है। वॉर के हवाले से जो सिचुएशन पैदा हो सकती है उसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके हमारे मुख्तलिफ सिनारियोज के ऊपर हमारी प्लानिंग मौजूद है कि हमने किस तरह उसको हैंडल करना है। जहां तक इन्होंने बात की कि देखिए, हुकूमत जो है वो तो यही चीजों में कमी कर सकती है। ऐसा तो कोई स्विच नहीं है कि जिसको हम ऑफ कर दें तो हुकूमत के अखराजात आधे हो जाएंगे। ये पॉसिबल और रियलिस्टिक भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। हुकूमत ने 50% अपनी गाड़ियों का पेट्रोल कम कर दिया है ऑल अक्रॉस, और वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसी तरह हमारी 60% गाड़ियां ग्राउंडेड भी हो चुकी हैं। तो वहां हमने एक मैसिव ऑस्टेरिटी के लिए काम किया। बाकी जो आपकी कंजर्वेशन है वो आपको सेविंग ला के देगी। अगर इसके अलावा ये समझते हैं कि हम कोई आधी हुकूमत को फारिग कर दें तो वो तो हल नहीं है हमारे पास। फारूक सलीम साहब उस पर जरूर नजर डाल सकते हैं, लेकिन हमने एक बड़ा मैसिव प्लान पहली दफा सूबों ने और हुकूमत ने मिलके एक अच्छा ऑस्टेरिटी कंजर्वेशन का प्लान बनाया है जिसमें नेशनल यूनिटी भी नजर आई है। तो मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये हम इसका एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर भी इसको फॉलो करेगा और एक अच्छी सेविंग जो है वो हमें मिलेगी। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब। और ग्रिम सिचुएशन है इस वक्त और इस पर बेहतरी की बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आम मसला हमारा आज का हॉट इशू। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारा आज का हॉट इशू अफ़गानिस्तान में अहदाफ क्या हैं और जो एयरफोर्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो नई इंट्रोड्यूस हुई है पिछली कुछ जंगों में, उसके क्या असरात हो सकते हैं मौजूदा पाक अफ़गान जंग पे और जो मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है, इस पर हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब से। दिफाई तजज़ियाकार भी हैं चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने इन्वाइट किया फॉर द गुड वर्ड्स ऑल्सो। चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि अभी आज भी एक ख़बर आई है कि वाना वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन आया अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान ने उसको गिरा लिया है। इस्लामाबाद में भी आए, पहले कोहाट में भी आए और पाकिस्तान की एयरफोर्स मुसलसल टारगेट कर रही है वहाँ पे जो ड्रोन्स जहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइएगा फिर इसके बावजूद भी ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान, एक तो बताएं कि इसकी वजह क्या है। एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा इस्लामाबाद तक कैसे पहुँच गया, और दूसरा ये है कि ये ड्रोन्स वॉरफेयर जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, हमने रूस यूक्रेन जंग में भी देखा, गल्फ में भी ईरान बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन्स को और रॉकेट्स को। तो पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए?
जी, बुनियादी तौर पर देखिए, ये जो ड्रोन हैं ये बिल्कुल आने वाली जंगों में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। पाक फ़ज़ाइया ने जो रोल मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में किया था, उन्होंने फाइटर जेट्स पर डिपेंडेंसी बहुत रिलेटिवली कम कर दी थी, जो कन्वेंशनल वॉर हुआ करती थी पहले 71 और 65 या उससे पहले की जंगें। आने वाले ज़ाहिर है वक्तों में ये लीडरशिप ही भांप लेती है कि ड्रोन ज़ाहिर है लेस एक्सपेंसिव होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, डिटेक्टेबल उस तरह नहीं होते हैं, ह्यूमन लॉस का रिस्क नहीं होता और बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। आने वाली तमाम जंगें ये ऐसी होनी है। अब ईरान का भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूक्रेन का भी आपने बिल्कुल सही कहा, और आने वाली जंगें शायद इससे भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगी ड्रोन्स पर। अब बुनियादी तौर पर आपका सवाल कि अफगानिस्तान की हुकूमत को क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो ये कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम एग्री करेंगे तमाम कि उनके अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर उनकी हुकूमत पर, या रजीम जो भी है, हुकूमत तो कम कहेंगे, रजीम है, उस पर बहुत पड़ता जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं, चाहे वो आर्मी हो या पाक फ़ज़ाइया हो या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, वो किस तरीके से इतना ज्यादा पिन पॉइंटेड, एक्यूरेटली, वेल मेयर्ड और फोकस किस्म की जो स्ट्राइक्स हमने की हैं पिछले दिनों। और वो वेल मेयर्ड मैंने सोच समझ के कहा, वेल मेयर्ड इसलिए कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी जो डिस्ट्रक्शन की है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहीं ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हम रिफ्रेन कर रहे थे कि लेडर ऑफ एस्केलेशन को एकदम जंप अप ना किया जाए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तबाही मचाना या अपना शो ऑफ फोर्स दिखाना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हम अपना सही। रिजॉल्व पहले दिखाएं, फिर अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं कि हम कितना पिन पॉइंटेड हिट करते हैं। ये मैं आपको सार साहब एक और चीज क्लियर करता चलूं, अब जितना सादा करके देखिए, मुख्तलिफ तरह के बॉम्ब्स इस्तेमाल होते हैं जब आपने दुश्मन पर हमला करना होता है, और सबसे जो सस्ता इकोनॉमिकल होता है वो होता है जनरल पर्पस बॉम्ब। इसको हम जीपी बॉम्ब कहते हैं। जनरल पर्पस बॉम्ब जो एक्यूरेट कम होता है लेकिन इकोनॉमिकल बहुत होता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये होते हैं कि उसमें कोलैटरल डैमेज हो सकता है पॉसिबली। हम वो नहीं इस्तेमाल कर रहे। इमेजिन करें हमारी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम नहीं चाहते कि जो कोलैटरल डैमेज किसी और जगह जाए, कोई पॉपुलेशन में जाए। ऑल्दो इन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल किया हुआ है, इन्होंने घरों के अंदर, नॉर्मल गांव के अंदर इस तरह के हाइडआउट्स बनाए हुए हैं दहशतगर्दों ने, लेकिन जो प्रिसीजन वेपन्स हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, मैं अपने कंफर्म करते हैं अपने जाहिर से कंफर्म करके, टाइप तो मैं नहीं बता सकता हम कौन सा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो टाइप्स एज अ फॉर्मेट फाइटर पायलट मुझे पता है, इससे ज्यादा प्रिसीजन वेपन कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकती, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम नहीं, ये तो बड़ी अच्छी आपने बड़ी अहम बात की है, और इस पे मेरा ख्याल है कि ये जवाब लोगों को मिल जाना चाहिए कि जो ये बात बार बार की जा रही है कि कोलैटरल डैमेज हो रहा है या होना होगा, तो आप कह रहे हैं कि हम महंगे बम इस्तेमाल करें, पैसा ज़्यादा खर्च करें, ताकि लोगों की, जो बेगुनाह लोग हैं, उनकी जानों को नुकसान ना पहुंचे। राइट? एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि हमने, क्योंकि हम जिम्मेदार कौम भी हैं और फोर्स भी हैं, चाहे वो कोई भी हमारे मुसल्लह या किसी सेगमेंट का भी हिस्सा हो, ये बड़ी वेल मेयर्ड है। और एक और बात भी मैंने अफसार साहब जोर दिया कि वेल मेयर्ड भी कर रहे हैं, हम रैंडम नहीं कर रहे कि नी जर पर हमने 100 टारगेट देके 100 के 100 पर जब हमला कर दिया। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिलेक्टिव, यानी हम समझते हैं कि जो मस्ट वाले हैं, एक वो नहीं है कि गुड टू हैव टारगेटेड मेनी प्लेसेस, हम वो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने खवातीन और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब कमिंग बैक क्लोजली टू योर क्वेश्चन, जो ड्रोन आप कह रहे थे, वो अभी हमारी फोर्सेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये बॉर्डर पार से फायर किए गए हैं या किसी ऐसे इलाके से फायर किए गए हैं, क्योंकि आपने देखा अभी ईरान के जो ड्रोन फायर हुए हैं, उससे हमारी ये भी एजुकेशन सबकी हुई कि वो तो ऑलमोस्ट एक मिनी ट्रक में स्टैक करके, जैसे आप हैंगर लटका लेते हैं, जैसे कपड़े लटका लेते हैं, उस तरह तो आजकल ड्रोन स्टैक कर लिए जाते हैं, और उनको लॉन्च करने के लिए ना आपको कोई रनवे चाहिए होता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो ये एक सिंपल सा मिनी ट्रक से लॉन्च हो जाता है। अभी इन्वेस्टिगेट करके हम बेहतर बता पाएंगे कि ये किस तरह लॉन्च किए गए, नंबर 1। दूसरा, अभी तक जो पता लगा है कि वो इंडियन मैन्युफैक्चर हैं और कुछ ईरानियन मैन्युफैक्चर हैं, जाहिर है स्मगल्ड हो सकते हैं कोलैबोरेशन से, जो ओपन सोर्स न्यूज है, मैं कंफर्म फ्रॉम द फोर्सेज नहीं कर रहा ये बात। दूसरी बात ये है कि वो आर्म ड्रोन या वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी की नहीं थी, उनका मतलब ही सिर्फ ये था कि लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाना, और जैसे आपकी टर्म में और हमारी टर्म में मीडिया की कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज चलाना, कि हमने जी इतने ज्यादा पहुंच दिखा दी, हमने तो एयरपोर्ट तबाह कर दिए, फलाना। उनका मकसद एक सिंपथी वापस लेना था जो लॉस हो चुकी है उनकी, लोगों की भी, जो उनके अपने अंदर के ग्रुप्स भी हैं। एक डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है, और इंटरनल प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उन लोगों को दिखाने के लिए जो उनको कंटिन्यूसली मैसिव फंडिंग करते हैं, उनको बहादुरी दिखाने के लिए कि जनाब आपका हुक्म हम देखिए कैसे बजा कर लाए हैं।
ठीक। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया तो हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान तो हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का साथ दिया, कभी उनके ख़िलाफ़ उनके दुश्मन से मिलके कोई ऐसी हरकत नहीं की। चाह बहार भी ईरान ने बनाई इंडिया के साथ मिलके, उनके साथ स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, उनके साथ मिलके मशक़ें भी वो करते हैं, जो कि पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड एनिमी है। और मई की जंग के दौरान भी वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा ईरान के गए हुए थे। हालांकि पाकिस्तान ने तो हमेशा ईरान का साथ ही दिया अगर जंग कभी हुई है। तो क्या ये मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ईरान क्यों ड्रोन्स देगा इन तालिबान को जो दहशतगर्द हैं, और पाकिस्तान के अंदर इमाम बारगाहों पे भी हमले करते हैं, मस्जिदों पे भी हमले करते हैं, स्कूलों पे भी हमले करते हैं। मैंने क्लियर किया जी, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं ना सब्सटेंशिएट कर रहा हूं, ना इसको कंफर्म कर रहा हूं, ना अपनी तरफ से कह रहा हूं। एक बात अभी तो मैंने जैसे कहा मैंने भी सुना ये बात, तो क्यों होगा, वजह नहीं समझ आ रही। नहीं, ऑफिशियली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ईरान ने दिया हो, लेकिन देखें ये इतना छोटा सा होता है, जैसे एक स्टडी टेबल होता है, उससे दुगना साइज होता है इसका, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और उनको डिसअसेंबल करके आप स्मगलिंग भी हो सकती है। मैं ये बिल्कुल किसी स्टेज पे, शायद आप भी यही कह रहे हैं और मैं भी ये कह रहा हूँ कि ईरानी हुकूमत का कोई पैटर्नेज नहीं होगा, कहीं से स्मगल हुए होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बहुत ज्यादा चाहिए होता। ये तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज और हमारा जो ISPR है वो जब बताएगा कि कहाँ के सोर्स थे, फिर हम करेंगे। इंटरनेशनल तो जाहिर है, अगर आप अफगानिस्तान का मीडिया देखें तो वो तो उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। कल अपने जो उन्होंने फेक न्यूज चलाई थी कि हमने बड़ी तबाही मचा दी है, तो आई थिंक उन पर हम नहीं जा रहे अभी। और ईरान का तो डेफिनेटली वो हमारा दोस्त मुल्क है, और वो इस तरह की किसी चीज को भी जाहिर है हमारे हक में और नाकाम बनाएगा। तो अगर जो खबरें आ रही हैं, आपने कहा कि ये ओपन सोर्स से हैं, तो अगर ऐसी बात होती है तो क्या पाकिस्तान को ईरान से एहतजाज करना नहीं चाहिए? ये भी अभी मेरा ख्याल है प्रियम्पशन पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो है, वो तो जब वेरीफाई होगा कि किस सोर्स से आए, अगर कोई पॉसिबिलिटी कंफर्म होती भी है, फिर उसके लिंक्स ढूंढे जाएंगे कि कैसे इन तक पहुंचे। आई थिंक फिर ये हुकूमत बेहतर फैसला कर पाएगी अगर ये सच साबित हुआ। ठीक है, तो क्या अब ये जब ये एक चैलेंज आ गया है, तो आपके ख्याल में जो ड्रोन्स वहाँ पे मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तबाह कैसे किया जा सकता है ताकि वो मजीद पाकिस्तान के अंदर ना आए, जिससे एक थ्रेट लेवल तो बढ़ा है? ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डेफिनेटली है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगा, या कह नहीं सकता। यूं समझ ले कि हम क्या करेंगे उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद, हमसे बात करने का। वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुम्हारा आज का एडिटोरियल। वक्त है हमारा आज के एडिटोरियल का। ट्रंप इत्तेहादी लॉरा लूमर का इस्लामोफोबिया, और इसलिए आज के एडिटोरियल में हम बताएंगे आपको कि इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन है और पूरी दुनिया ये दिन मना रही है। हकीकत यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद उरूज पर है। ईरान के साथ जंग में अब तक 25,000 से ज़्यादा इस्लामोफोबिक कंटेंट सिर्फ एक्स पर पोस्ट किया गया, और ये स्टडी है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, और इनकी जो रीच है 2,80,000 तक। और अमेरिकी फार राइट एक्टिविस्ट लॉरा लूमर, जो एक इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ खातून हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रंप की इत्तेहादी हैं, उन्होंने फिर आज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट किया है। लेकिन ये कौन है, इनके साथ इंडिया में क्या हुआ, वो वहाँ पे गई, एक इंडिया टुडे ने एक कॉन्क्लेव किया था, उस पर उनको बुलाया गया। वहाँ पे राजदीप सरदेसाई, जो एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, सुने वो उनसे क्या बात कर रहे हैं। जो कुछ कहा है राजदीप सरदेसाई ने, ये उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने इस वक्त ट्रंप को घेरा हुआ है, और ये खातून उनमें से एक हैं। और नेतन्याहू को भी ऐसे ही लोगों ने, खुद नेतन्याहू तो खुद भी ऐसा ही है, और इसीलिए इस वक्त दुनिया में अमन नहीं है। तो इस्लामोफोबिया छोड़ें, इस्लाम तो अमन का मज़हब है, तो अमन की बात करें, खुशहाली की बात करें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।